हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में, उसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो वेरियस एग्जामिनेशन में पहले पूछे गए हैं, और इससे साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। जो आपने वीडियो पीछे की थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाली, उससे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उसमें किस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। और ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है और मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 रिप्लेस्ड विच एक्ट। ऐसा कौन सा कानून है जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ने रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दे बता रहा है, बोल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ इसके मिलता जुलता ही होना चाहिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन ये बोल रहा है सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। और जो तीसरा ऑप्शन है, ये बोल रहा है डीलिमिटेशन एक्ट। लेकिन डीलिमिटेशन तो एक अलग ही टाइप का एक्ट हो गया, लेकिन वो भी नहीं हो सकता इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, राइट। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन ये है, ये बोल रहा है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। अब देखो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि आपके पास आज़ादी है इन्फॉर्मेशन लेने की, और राइट टू इन्फॉर्मेशन ये भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है, मतलब कि इनके सेंस तो दोनों की सेम ही बन रही है लगभग लगभग। मतलब कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो एलिमिनेट करने की टेक्निक बताई, ये इसलिए बताई ताकि अगर आपको कोई चीज़ भूल जाए, या अगर आपको ऐसा लगे कि आपने ये नहीं पढ़ी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप टॉपिक को समझ के, अगर उसके नाम से ही समझ के आप किस तरह से एलिमिनेट करके अपना राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये थर्ड सेकंड वाला, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है हु कैन फाइल एन आरटीआई। जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसको कौन फाइल कर सकता है। ऑप्शन बोल रहे हैं ओनली इंडियन नेशनल्स, सेकंड ऑप्शन ओनली फॉरेन नेशनल्स, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ये है ओनली इंडियन नेशनल्स। तो सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही हैं उनके पास ही, इंडियन नेशनल्स या इंडियन सिटीजन आप बोल सकते हो, सिर्फ उन्हीं के पास राइट है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए फाइल कर सकते हैं, है ना। सिर्फ कोई भी फॉरेन नेशनल फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, आरटीआई लगा के वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। तो सिर्फ कौन है, इंडियन नेशनल्स या इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एज बार क्राइटेरिया टू फाइल एन आरटीआई एप्लीकेशन। कि कोई एज बार क्राइटेरिया बताओ जिसमें क्या आरटीआई एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई क्राइटेरिया है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो अगर आप में से किसी के, जैसे आपने एट्थ क्लास पढ़ी है, फिफ्थ सिक्स्थ, कभी ना कभी आपने एट्थ टेंथ और ट्वेल्थ की होगी, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, जब कभी ऐसे नंबर कम आ जाए, मान लो एट्थ क्लास में आपके नंबर कम आ गए, तो आप आरटीआई फाइल कर देते थे कि मुझे मेरी जो मार्कशीट्स है वो आप बाहर निकाल के दो, मैं देखना चाहूँगा या बाहर से रीचेक करवाऊंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद दे सकते हैं कि मुझे लगे कि मेरे मार्क्स ठीक काउंट किए हैं, ठीक मिले हैं या नहीं मिले। तो इस तरह से आप कर सकते थे। तो क्या कभी वो आपसे पूछते थे कि आप 18 साल से बड़े हो, या 45 ईयर से बड़े हो, या 16 ईयर से बड़े हो, या आपकी एज इतनी है लगभग। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपके ऊपर कोई भी एज बार नहीं होती है, ठीक है। तो नो एज बार, ऐसी कोई भी एज बार डिसाइड नहीं हुई है। कोई भी उम्र का बच्चा या बड़ा कोई भी हो, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो एज बार, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहा है द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस लॉ ऑन आरटीआई। तो आरटीआई के ऊपर पहली स्टेट कौन सी बनी थी जिसने लॉ इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे बात की जा रही है, ये आरटीआई एक्ट आने से पहले की बात है। ओके, तो ऐसा क्या होता है, जो आरटीआई एक्ट है ये तो सेंटर ने लागू किया था पूरे ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो स्टेट्स होती हैं वो अपने तहत भी कुछ ऐसा कर सकती हैं कि छोटा लॉ अपने लिए एक लॉ ला सकती हैं कि लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस तरह की जो पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था ऐसा लॉ लाके, वो कौन सी थी, तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु ऐसी स्टेट थी जिसने क्या किया था इन 1997, ठीक है। तो 1997 में इन्होंने जो लॉ लाया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तमिलनाडु वाला, तो 1997 में इन्होंने लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया था, और ये पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने आरटीआई के ऊपर एक लॉ बनाया था। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसी पहली कौन सी कंट्री है, ठीक है, वो हम आगे पता करेंगे। लेकिन आप दिमाग में सोच सकते हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेट पूछ लिया कि आरटीआई कौन कौन सी पहली स्टेट ने लाया था इंडिया में, इसी तरह से पूछ सकता है कि पहली कौन सी कंट्री है जिसने ये आरटीआई का जो लाया था, ठीक है। आरटीआई कहाँ पे फर्स्ट टाइम किस कंट्री में लगी होगी ओवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं चलो यहाँ बता देता हूँ, आई डोंट नो आगे शायद क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्वीडन।
स्वीडन जो एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, तो यूरोपियन नेशन है, आपको पता है। तो उस कंट्री ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये लाया था अपनी कंट्री में। तो पूरे वर्ल्ड में ये पहली कंट्री बनी थी। ओके, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटिव था क्या एक्चुअली में ये लाने का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो देखते हैं। टू एम्पावर द सिटीजन्स, हाँ बिल्कुल ये तो ऑप्शन है। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी बिल्कुल है कि वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए के ऊपर हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ये भी प्रमोट करने में ये हेल्प करता है। तीसरा क्या, टू कंटेन करप्शन, तो करप्शन को रोकने के लिए भी करता है। तो इसका मतलब ये तीनों आंसर राइट है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सारे ही इसके क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव किसके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के, कि इसको लाने का मतलब क्या था, इससे क्या होगा था, तो ये होना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर आरटीआई एक्ट 2005 दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन सीपीआईओ। सीपीआईओ बोलो या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, कोई भी बोलो, उनके ऊपर मैक्सिमम कितने अमाउंट की पेनल्टी पड़ सकती है अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 20 में क्या पेनल्टीज़ को डिस्कस किया गया। अब वो जो पेनल्टीज़ है उसमें क्या था कि अगर जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, ठीक है, या उसने कोई क्या किया, इन्फॉर्मेशन हट गई है या ख़त्म हो गई है, किसी भी तरीके से कुछ हो गया है और वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पा रहा है, तो उसके अंडर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उस पर पेनल्टी पड़ती है, ठीक है। अब वो पेनल्टी किस तरह से पड़ती है कि जब तक वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर सकता तब तक उसको क्या पर डे कितना चार्ज पड़ता है, 250 रुपीज़, ठीक है। तो 250 रुपीज़ उसको पर डे उसको पड़ता रहेगा। लेकिन उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो जो टोटल करके बनेगा 250 कर करके, जो मैक्सिमम अमाउंट जो पेनल्टी का पड़ सकता है वो कितना पड़ सकता है, वो पड़ सकता है ₹25,000। तो 25,000 रुपये तक उसको मैक्सिमम अमाउंट पड़ सकता है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना पड़ सकता है। अगर डेली बेस पे पूछ ले तो वो कितना, 250 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद इन हाउ मैनी डेज आफ्टर रिसीविंग अ रिप्लाई ऑन द फर्स्ट अपील। तो पहली अपील पे रिप्लाई मिलने के कितने दिनों के बाद आप सेकंड अपील को फाइल कर सकते हो, ठीक है, कि आपने सेकंड अपील कितने दिनों के बाद आप फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये क्या है, 90 डेज। मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि जो फर्स्ट अपील करने की आपकी जो अवधि है या वो टाइम पीरियड है वो कितना है, 30 दिन के बाद आप जो फाइल कर सकते हो, ठीक है, आफ्टर 30 डेज। तो 30 डेज के बाद आप जो पहली अपील है वो फाइल कर सकते हो। लेकिन सेकेंड अपील कब फाइल कर सकते हो, जब पहली अपील को उसका रिप्लाई मिल गया, उसके बाद जब 90 डेज हो जाएंगे ना, उसके बाद आप सेकेंड अपील फाइल कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा, ऑप्शन ए 90 डेज। तो 90 दिनों के बाद आप सेकेंड अपील भी फाइल कर सकते हो। और जो फर्स्ट अपील है वो कितने, 30 डेज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द आरटीआई एप्लीकेशन इज एड्रेस्ड टू। जो आरटीआई की एप्लीकेशन है वो किसको एड्रेस की जाती है, क्या वो चीफ मिनिस्टर को एड्रेस की जाती है किसी भी स्टेट के, अगर उसी स्टेट के आरटीआई लगाई हो, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस की जाती है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वहाँ से भी आप समझ के भी लगा सकते हो कि आरटीआई एप्लीकेशन आप इतनी बड़ी जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस है इनको तो नहीं फाइल करोगे कि आप मुझे इसका आंसर दो। तो इसका मतलब इसके लिए जो स्पेशल उन्होंने पोजीशन बनाई है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उनको ही आप क्या करोगे, आरटीआई एप्लीकेशन एड्रेस करोगे, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं या चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, ये आपको पता है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। अब वो जो अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनती है जो उनका नाम रिकमेंड करते हैं, वो जो कमेटी है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस कमेटी को हेड करते हैं। ये तो हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम जो इन्होंने हेड किया और वो एक कमेटी बनी। और साथ साथ में जो स्टेट की अगर कोई कमेटी बनती है, जो क्या बोलते हैं, जो स्टेट के इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको कौन कमेटी को हेड करता है, उस कमेटी को उसको करता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। ये इसमें से जो ऑप्शन में से जो आंसर निकल सकते थे या कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन, कि कब उसको लागू किया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को लागू कब किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ए 12 अक्टूबर 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 को इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को लागू कर दिया, ठीक है। अब उस पर आप क्या कर सकते थे, आरटीआई फाइल कर सकते थे पब्लिक अथॉरिटीज़ पे, उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। तो वो कब हो पाया, 12 अक्टूबर 2005 के बाद में। ओके,
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। अगर किसी भी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी पे कोई थ्रेट आ रहा है या उस पर कोई कंसर्न आ रहा है, तो उस केस में जो टाइम लिमिट है वो कितनी दी गई है, इन जो इन्फॉर्मेशन लेने की टाइम लिमिट कितनी है कि कितने टाइम के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस पर्सन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, विद इन 48 आवर्स। तो 48 घंटों के अंदर अंदर ही आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर केस क्या आ रहा है, कोई लाइफ या लिबर्टी के थ्रेट पे है या कुछ ऐसा है जो उसके कंसर्न में हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 48 आवर। तो 48 आवर के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देना आपका फर्ज बनता है। लेकिन अगर नॉर्मल डेज हो, तो नॉर्मल डेज या नॉर्मल केस हो, तो उसमें क्या होता है, विद इन 30 डेज, तो 30 दिनों के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी बनती है। लेकिन लाइफ और लिबर्टी के थ्रेट के केस में आपको विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। यही मैंने आपको जो पीछे बता दिया, तो इसका आंसर भी जो आपको पता लग गया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 30 डेज। तो 30 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी जो टाइम लिमिट दी गई है कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा, आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर बोला गया कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर लाइफ एंड लिबर्टी का थ्रेट है, उस केस में विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डज राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एक्चुअल में उसका मतलब है क्या। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये देखते हैं। इंस्पेक्ट्स वर्क्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, बिल्कुल ये तो है ही है कि इसमें क्या वर्क के रिलेटेड कोई चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आप इन्फॉर्मेशन आप उससे ले सकते हो, वो भी इन्फॉर्मेशन का मतलब है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है। नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, ये भी बिल्कुल सही है। और साथ साथ में ये जो है टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, ये भी है। तो हमने जब एक्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो हमने वहाँ पे ये तीनों चीज़ों को डिस्कस किया था। मतलब कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही जो चीज़ें ऊपर लिखी गई हैं, तो ये सारी क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में कंसीडर की जाती हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हम किसको बोलेंगे, इन चीज़ों को हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये हो गया ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंडर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है, जो बॉडी है जो बाद में देखती है कि अगर किसी ने गलत किया या इन्फॉर्मेशन कहीं पे डिलीवर नहीं हुई, तो उसको जो चेक में रखती है वो कौन सी एजेंसी है, वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो इसका जो राइट आंसर है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है ये हमारी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ओके। इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट जो है, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर जो इन्फॉर्मेशन है, कितने साल पुरानी की इन्फॉर्मेशन आप मिल सकती है। ऐसा तो नहीं आप बोलो कि नहीं मुझे 60 साल पुरानी चाहिए, मुझे 25 साल पुरानी चाहिए, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन का कोई टाइम लिमिट तो होगा कि हाँ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी, फिर आप उसके बाद जो सिटीजन है आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो इसकी जो अवधि है, जो टाइम पीरियड रखा हुआ है कि कितने साल पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए या आरटीआई के अंडर आप मांग सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 ईयर्स ओल्ड। तो 20 साल पुरानी तक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आप मांग सकते हो, लेकिन उससे पुरानी नहीं मांग सकते, ओके। तो ये है इससे किसके अंडर, आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर ये बताया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, who among the following is or are the part of the committee to select the chief public information commissioner and the other information commissioners। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनकी सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनती है जो नाम रिकमेंड करती है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करती है और फिर वो अपॉइंट करते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि उस कमेटी में कौन कौन होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये तो होते ही हैं क्योंकि ये तो चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के। दूसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये भी होता है क्योंकि लोकसभा में जो लीडर होते हैं अपोजिशन के वो भी तो उसमें होते हैं, उस कमेटी में होते हैं। और फिर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये भी राइट है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट है। तो ये एक क्या बनाती है, पूरी कमेटी बनाती है और ये रिकमेंड करते हैं नाम किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसके बाद उनको अपॉइंट कर देते हैं ऑन एज जो डेजिग्नेशन है उस पर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसमें इंक्लूड क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द राइट टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है
अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो किस किस फॉर्म में आपको ले सकते हो आप, डिस्केट्स के फॉर्म में, मतलब कि डिस्क के फॉर्म में भी आप ले सकते हो, फ्लॉपीज़ के फॉर्म में भी ले सकते हो, और टेप्स के फॉर्म में भी ले सकते हो। ये भी हमने पढ़ा था पूरे एक्ट में। तो यहाँ पे ये तीनों की फॉर्म में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, किसी भी हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट हम पता कर रहे हैं, क्वेश्चन है द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है शैल बी अपॉइंटेड बाय, इनको कौन अपॉइंट करेगा। अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया ये, तो यहाँ पे आपको इसको जो राइट आंसर है वो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि वो कौन होंगे जो अपॉइंट करेंगे। तो अपॉइंटिंग जो पावर है वो किसको दी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं मिली, वो एक कमेटी के हेड होंगे जो रिकमेंड करेगी नाम, लेकिन जो अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको अपॉइंट करते हैं, तो ये पावर उन्हीं के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट MCQs थे वो यहाँ पे ख़त्म हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आपको लगा हो कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ी सी कम लगी है या कुछ आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, तो वो आप नीचे जो कमेंट है, उस कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरे से इन पर्सन आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये भी आप यहाँ पे मुझे बात कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम अकाउंट है, तो यहाँ पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मुझे टाइम लगेगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। और साथ में आपको बता दें कि जो SSS है उस पर जूनियर असिस्टेंट का कोर्स चल रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो SSS की ऐप से। और ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये जो पोस्ट है उसके रिलेटेड ये पूरा कोर्स बनाया गया है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स और टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और अपने फीडबैक भी प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपको ये लेक्चर किस तरह से कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या जो भी लग रहा है, आप प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिएगा। उससे मुझे हेल्प मिलती है अपने आप में इम्प्रूव करने में, ओके। सो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।